हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग जीव विज्ञान से रिलेटेड 50 वन लाइनर्स को देखेंगे जो कि क्वेश्चन और आंसर रूप में होंगे। ये वन लाइनर्स प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और एक बार नहीं, ये कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये पहले कभी थे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को देखा जाए। हमारा ये वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले वाले वीडियो सेशन में भी 50 वन लाइनर्स के बारे में चर्चा हुई थी। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है, वो चाहे एग्जाम्स हो जाए जिस लेवल का हो, सभी तरह के एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल ये वन लाइनर के सेशन है। तो चलिए आज के इस सेशन के पहला पॉइंट की ओर हम देखते हैं। कह रहा है क्या पॉइंट हमारा 1 क्या है कि मानव गुर्दे मतलब मानव किडनी, गुर्दा का मतलब किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। अक्सर हम लोग सुनते हैं किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, ठीक है ना। पथरी का मतलब स्टोन। तो ये एक्चुअली बनता किससे है, ठीक है ना। तो चलिए, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के ये बने होते हैं। एक्चुअली हमारे यूरिन में कैल्शियम होते हैं और ऑक्जेलिक अम्ल भी होते हैं, थोड़े मात्रा में ऑक्जेलिक अम्ल भी होते हैं। यही कैल्शियम जो है ऑक्जेलिक अम्ल के साथ संयोग करके कंबाइन होकर के कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक है ना जो सब्सटेंस का निर्माण करती है, इसी को हम लोग आम भाषा में कहते हैं किडनी स्टोन। तो ये किडनी स्टोन किससे बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। चलिए हमारा पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। क्या करे कि रक्त ग्लूकोज मतलब ब्लड शुगर है ना। रक्त ग्लूकोज का मतलब आप सरल भाषा में समझे ब्लड शुगर, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, ब्लड शुगर स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। उसका मात्रक क्या है, ब्लड शुगर किस उसका यूनिट किस यूनिट में ये व्यक्त किया जाता है। हमारा पॉइंट क्या है कि जो ब्लड शुगर हम लोग जांच करवाते हैं तो उसको एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो 80 से 100, तो 80 से 100 के बीच क्या मतलब इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे, किस यूनिट में इसको व्यक्त किया जाता है, तो वह है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं mg/, है ना, dl, सॉरी डेसीलीटर, डेसीलीटर को हम लोग डीएल से दिखलाएंगे। तो ये mg और ये है ना, चलिए डेसीलीटर। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा पॉइंट 2 क्या कहता है कि रक्त ग्लूकोज मतलब ब्लड शुगर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किस में, उसका यूनिट क्या है, तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो शुगर लेवल आमतौर पर जो होता है वो 80 to 100 mg मतलब मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, है ना। ये mg/डेसीलीटर है ना यूनिट में इसको व्यक्त किया जाता है। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, यानी कि धान के खेत में हम किसका इस्तेमाल करते हैं एक फर्टिलाइजर के तौर पर। उसमें कई तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन उसका जो राइट आंसर होगा वो नील हरित शैवाल, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। ये ब्लू ग्रीन एल्गी का हम प्रयोग करते हैं उर्वरक के तौर पर धान के खेतों में। तो चलिए ये हमारा पॉइंट नंबर 3 रहा। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। क्या कर रहा है कि नेत्रदान में दाता जो डोनर है, जो अपना आंख को जो डोनेट करता है, दान करता है, कि आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, मतलब ट्रांसप्लांटेड। आप ऐसे समझिए, प्रतिरोपित को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ट्रांसप्लांट समझिए। क्या पूरा आंख दे दिया जाता है या रेटिना दिया जाता है। यदि किसी डोनर को, यदि आई डोनर को अपना आई डोनेट करना होता है तो आंख से क्या लिया जाता है ना, तो वो कॉर्निया को लिया जाता है। वो आंसर है कॉर्निया, ठीक है ना। वो पूरा आंख को नहीं लिया जाता है, रेटिना को नहीं लिया जाता है, वो कॉर्निया को सिर्फ लिया जाता है। तो जो आई डोनेशन में क्या होता है, आई डोनेशन में जो डोनर होता है अपना कॉर्निया देता है। चलिए हमारा अगला जो है पॉइंट क्या है, H1N1 वायरस को किस अन्य नाम से जाना जाता है। H1N1 एक टेक्निकल नाम हो गया, आप ऐसा समझिए। इस टेक्निकल नाम को जाना जाता है स्वाइन फ्लू के नाम से। इसके पहले वाले वीडियो सेशन में हम लोगों ने बात किया था H5N1। H5N1 को जाना जाता है ब्लड फ्लू, है ना, ब्लड फ्लू से, है ना। ब्लड फ्लू जो होता है वो H5N1 वायरस के कारण होता है, और जो स्वाइन फ्लू होता है ना, वो उसके लिए जिम्मेदार कौन सा वायरस है, H1N1। मतलब H1N1 का जो दूसरा नाम है वो है स्वाइन फ्लू।
चलिए पॉइंट नंबर हम लोग 6 की ओर देखते हैं। करेंगे ग्लूकोमा नामक बीमारी हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। ग्लूकोमा आंख की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि अगर सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये अंधापन भी ला सकती है, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोमा होता है। ग्लूकोमा नामक बीमारी हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो आंखों की एक और खतरनाक बीमारी जिसका नाम है ट्राकोमा। ये ट्राकोमा और ग्लूकोमा, देखिए ये ट्राकोमा और ग्लूकोमा आंख की और सारी बीमारियां हैं, लेकिन जो खतरनाक श्रेणी में जो बीमारी आते हैं वो दो बीमारी, एक है ट्राकोमा और दूसरा है ग्लूकोमा, ठीक है ना। ये दोनों आंख को प्रभावित करने वाले रोग हैं। चलिए हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 में। कह रहे क्या, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना। इसको अगर आप इंग्लिश में अगर ये समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए, वर्ल्ड हेल्थ डे किस डेट को मनाया जाता है, तो उसका आंसर जो होगा वो 7 अप्रैल, प्रत्येक वर्ष के 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए एलिसा जांच, ठीक है ना, किस बीमारी का पता लगाने में किया जाता है, तो वो जवाब है एड्स। एड्स के जांच के लिए जो जांच प्रिस्क्राइब्ड जांच है वो है एलिसा टेस्ट। एक और जांच है जिसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट। देखिए एक एलिसा टेस्ट के अलावा एड्स के जांच के लिए एक और टेस्ट है जिसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट, है ना, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, इस टेस्ट का भी संबंध जो है वो एड्स के जांच से है। चलिए पॉइंट नंबर 9 में आते हैं। कह रहा क्या, रोटावैक वैक्सीन, एक वैक्सीन का नाम है, ये हमारे देश में निर्मित वैक्सीन है, रोटावैक वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम हेतु दिया जाता है, तो ये डायरिया या अतिसार, ठीक है ना। डायरिया की स्थिति में रोटावैक वैक्सीन, एक नया वैक्सीन इजाद किया गया है जो डायरिया के पेशेंट को दिया जाता है। चलिए तो नंबर 9 का आंसर जो होगा वो डायरिया होगा। आते हैं 10 में, पॉइंट नंबर 10। करें कि वो कौन सा रेडियो समस्थानिक है, रेडियो आइसोटोप। समस्थानिक का मतलब आप समझिए आइसोटोप, ठीक है ना। चलिए तो वो क्या हमारा पॉइंट है, इसको एक बार फिर से देखा जाए। वो कौन सा रेडियो समस्थानिक है जिसका प्रयोग, है ना, परिवहन तंत्र में, है ना, खून के थक्के को पता लगाने में किया जाता है। मतलब उस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग हम लोग, अगर हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है ना, तो उसमें कहाँ कहाँ ब्लड क्लॉटिंग हुआ है, कहाँ कहाँ ब्लड क्लॉट कर गया है, तो उसका पता लगाने में उस आइसोटोप का इस्तेमाल होता है। और वो आइसोटोप है सोडियम 24। ये सोडियम 24 का इस्तेमाल करते हैं ब्लड का थक्का का पता लगाने में। चलिए करें कि किस यंत्र का प्रयोग, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब का मतलब आप यूं समझिए ब्लड प्रेशर, किस यंत्र का प्रयोग हम लोग ब्लड प्रेशर को मापने में करते हैं, तो नाम है उसका स्फिग्नोमैनोमीटर। वो जो यंत्र है जिसका इस्तेमाल हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करने में करते हैं उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए हम आगे बात को लेके चलते हैं पॉइंट नंबर 12 में। करें कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ, है ना, ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है। कितने तापमान के भीतर में जो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो वो उसका जो रीडिंग है 1.7 डिग्री सेल्सियस से 3.3 डिग्री सेल्सियस के बीच। ये एक मतलब आइडियल तापमान है रेफ्रिजरेटर का, जिसके अंतर्गत हम लोग, है ना, फूड वगैरह को रखते हैं, है ना, प्रिजर्व करने के लिए। चलिए तो हमारा जो पॉइंट नंबर 12 का जो राइट आंसर होना चाहिए 1.7 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3.3 डिग्री सेल्सियस के बीच। आइए पॉइंट नंबर 13 में, जार्विक 7 क्या है ना, ये इसको आप कुछ पढ़ना नहीं है ना, इसको 7 ही पढ़ना है। जार्विक 7 क्या है, तो जार्विक 7 एक, है ना, आर्टिफिशियल हार्ट है ना, कृत्रिम हार्ट है ना, एक आर्टिफिशियल हार्ट है जिसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था। इन्हीं के नाम पर ना इस कृत्रिम हृदय का नाम रख दिया गया जार्विक 7। तो जार्विक 7 क्या है, बस आपको ये समझना है। तो ये एक आर्टिफिशियल हार्ट है। चलिए कौन सा वायरस घात करो एवं छिप जाओ के नाम से विख्यात है, ठीक है ना, मतलब अटैक करो और इसके बाद आप छिप जाओ। और ये वायरस का नाम है RSV, है ना, ये एक वायरस का नाम है RSV जिसको कहा जाता है कि घात करो और छिप जाओ। चलिए धूल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा वृक्ष कारगर है, मतलब कौन सा वृक्ष धूल प्रदूषण को रोकने में मददगार साबित होता है, और वो पेड़ है नीम का पेड़। नीम का पेड़ एक अच्छा धूल प्रदूषक नियंत्रक है ना, ये एक अच्छा धूल प्रदूषक नियंत्रक है। चलिए तो हमारा 15 पॉइंट क्लियर है। आते हैं 16 में, किस आधार पर वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है।
कौन सा, हम किस आधार पर हम ये बता पाएंगे कि कोई पर्टिकुलर एक जो ट्री है वो कितने वर्ष का हो चुका है? तो देखिए ट्री में ना प्रत्येक वर्ष नया नया रिंग बनते हैं, वलय जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना। और इसी वलय की संख्या के आधार पर अब एक वर्ष में मान लीजिए कि एक वलय बना, तो एक वलय को देख करके हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक पेड़ है जो कि एक वर्ष का है। मान लीजिए कि वलय 50 बना, रिंग 50 बना, है ना, तो इसका मतलब है कि उस पेड़ की संख्या जो वर्ष होगा वो 50 वर्ष का होगा। तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर हम किसी पेड़ के, है ना, आयु को हम डिटरमिन करते, निर्धारित करते हैं। आइए, हाइड्रोफाइटा क्या होता है? अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है, आप ऐसे समझिए एग्जाम्स के लिए तो ये तो सुपर है। एक बार नहीं, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो डिफरेंट लेवल के एग्जाम्स में वो कई बार आ चुके हैं। कह रहे कि हाइड्रोफाइटा क्या होता है? ये जल में उगने वाले पौधा होता है। जो हाइड्रो का मतलब जल, आप ऐसे समझते हैं, तो जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइटा कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो कमल का, सिंघाड़ा का, ये जो पेड़ होते हैं ये पानी में ना होते हैं। कमल का पेड़, सिंघाड़ा का पेड़, ये सब पानी में होने वाले हैं, और तो ये हाइड्रोफाइटा के उदाहरण है। चलिए हम आगे बात को लेके चलते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है ना? जब आप देखते हैं कि हरे, आजकल कोल्ड स्टोरेज में लोग फल को रखता है, सब्जी को रखता है, और फिर उसको पकाने के लिए किसी गैस का इस्तेमाल करता है, और वो गैस है एसिटिलीन। चलिए पॉइंट नंबर 19 में आते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम, ठीक है ना। क्लोरोफिल में जो धातु का आयन मिलता है वो उसका नाम है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है ना? तो CO2, उसका जवाब होगा CO2। चलिए, डीजल के विकल्प के तौर पर किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? और इसका नाम है रतन जोत, है ना, जिसका एक दूसरा नाम है जट्रोफा। जट्रोफा की खेती का भारत सरकार ने काफी इसको प्रशय दे रखा है, काफी ये मतलब उस पर तरह तरह के सहायता प्रदान कर रहा है। जट्रोफा की खेती दूसरे राज्यों में जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, है ना, बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और जट्रोफा का इस्तेमाल, या रतन जोत भी आप उसको कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल जो हो रहा है ना वो डीजल के विकल्प के तौर पर, है ना, 9 और 1 का रेशियो है। मतलब 9 अगर यूनिट डीजल है तो 1 यूनिट उसमें रतन जोत का मिलावट किया जा रहा है, और वो धीरे धीरे वो डीजल की जरूरत को कम करते चला जाएगा। तो रतन जोत का प्रयोग होता है डीजल के विकल्प के तौर पर। चलिए 22, पॉइंट नंबर 22, कौन सी मछली, है ना, मच्छर के लार्वा को भक्षण करती है ना? और वह गाम्बूसिया। देखिए गाम्बूसिया मछली का प्रयोग उन पौंड में, तालाबों में किया जाता है, गड्ढों में किया जाता है जहां मच्छर के लार्वे पैदा होते हैं। बड़ा बड़ा जो मच्छर है, जो बड़े आकार के जो मच्छर है, वो तो उनको तो मारने के लिए डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। देखिए डीडीटी का प्रयोग होता है मच्छर मारने के लिए, लेकिन जो मच्छर के छोटे छोटे जो लार्वे हैं, इसको भक्षण करने का काम गाम्बूसिया करता है। अतः मच्छर के रोकथाम के लिए ना गाम्बूसिया एक बहुत असरदार मछली है ना, एक मछली का नाम है ना, एक फिश का नाम है जो कि मच्छर के लार्वे का भक्षण करती है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सिर्फ दूध पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है? यदि एक व्यक्ति सिर्फ दूध का सेवन करता है, दूध के अलावा कुछ वो दूसरा चीज खाता पीता नहीं है, उसको कौन सी बीमारी हो सकती है? देखिए दूध में हर तरह का विटामिन, खनिज लवण, ये सब पाए जाते हैं, केवल उसमें विटामिन C नहीं पाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि विटामिन C के अभाव के कारण स्कर्वी होता है ना, मसूड़े फूल जाएंगे, दांत से खून निकलने लगेंगे, त्वचा रूखा हो जाएगा, जो विटामिन C की कमी के कारण होते हैं, जो स्कर्वी का हमारा पहचान है। तो यदि कोई व्यक्ति सिर्फ दूध पर आश्रित रहता है तो उसको जो बीमारी हो सकती है, स्कर्वी हो सकती है, क्योंकि दूध में विटामिन C का अभाव होता है। अब विटामिन C के अभाव के कारण स्कर्वी होता है, अब वो व्यक्ति सिर्फ दूध पीता है तो उसको स्कर्वी होना लाजमी है। आइए 24 पॉइंट में, शरीर में यूरिक अम्ल यदि बढ़ जाए, यूरिक अम्ल की सांद्रता बढ़ जाए तो क्या हो सकता है? जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ये जहां ज्वाइंट है ना फूल जाएंगे, और जो गंभीर बीमारी होती है उसका नाम है गठिया, है ना। यदि शरीर में यूरिक एसिड की सांद्रता बढ़ जाए तो उससे होने वाली बीमारी का नाम है गठिया, गाउट। चलिए हम आते हैं पॉइंट नंबर 25 में, कौन सा पौधा एक कीटभक्षी पौधा है? तो घटपर्णी, जिसका अंग्रेजी है पीचर प्लांट, ठीक है ना, इसको कहा गया है कि ये कीटभक्षी पौधा है, ठीक है ना, जिसका नाम है पीचर प्लांट। चलिए किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है?
ठीक है ना, ये इन्फेक्शन को रोकथाम करने में काफी मदद करता है, अतः इसको कहा गया है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। और यह विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जिसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। चलिए, किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो वो ब्लड ग्रुप ए बी है ना, ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। चलिए पॉइंट नंबर 28 में आते हैं। शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है, मतलब हमारा शरीर का जो एक्सेस ब्लड कहां जाकर के स्टोरेज होता है, तो उसका नाम है स्प्लीन, जिसको हम हिंदी में प्लीहा कहते हैं। चलिए, जमुना परी किस जानवर का एक प्रजाति है, तो वो जानवर है बकरी, ठीक है ना, ये एक बकरी की प्रजाति है। रानीखेत नामक बीमारी का संबंध किस जानवर से है, किस जानवर को रानीखेत नामक बीमारी होता है, तो वो जानवर है मुर्गी, वो जानवर है मुर्गी। आइएगा 31 में, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प का क्या नाम है, कौन सा सर्प है जो घोंसला बनाता है, दुनिया में एकमात्र सर्प है किंग कोबरा, जिसको आप नागराज हिंदी में कहते हैं, ये एकमात्र सर्प है, स्नेक है जो कि घोंसला बनाता है। चलिए 32 में आते हैं, पॉइंट नंबर 32 में, मानव मूत्र में यूरिया की कितनी मात्रा होती है, मानव मूत्र में यूरिया की जो मात्रा होती है वो 2% होती है, बाकी 95% जो होता है वो वाटर होता है, 95% वाटर होता है, और बाकी 3% में जितने रिमेनिंग है वो 3% में है, तो यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है, वो 2% है। ठीक है, चलिए, किस विटामिन का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है, फॉलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो वह है B9 है ना, वो है B9, विटामिन B9। चलिए आते हैं 34 में, कह रहा है क्या कि किस युग को रेप्टाइल्स सरीसृप है ना, रेप्टाइल का मतलब होता है सरीसृप, किस युग को सरीसृप का युग कहा गया है, रेप्टाइल्स का युग कहा गया है, तो वो युग है मेसोजोइक है ना, वो युग है मेसोजोइक युग को है ना रेप्टाइल्स का युग कहा गया है। चलिए, अंडा देने वाले एकमात्र स्तनधारी कौन से हैं, ऐसे तो स्तनधारी अंडा देते नहीं है, लेकिन यदि कोई स्तनधारी है जो अंडा देती है या देते हैं तो उसका नाम है एकिडना तथा प्लेटिपस है ना, प्लेटिपस, ये दो ऐसे जीव हैं जो स्तनधारी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये अंडे देते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 36 में आते हैं, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने से थकावट होती है, ठीक है, इसका आंसर है लैक्टिक एसिड। ये कई बार एग्जाम्स में ना मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आते पॉइंट नंबर 37 में, करे क्या मानव शरीर के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, कौन कौन से अंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का काम करते हैं, जहां से हमारे दूषित चीज निकलते हैं। तो देखिए, जो सबसे प्रमुख अंग है जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है, उत्सर्जी अंग का काम करता है, वो किडनी है। ये किडनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अन्य पार्ट ऑफ बॉडी में, अन्य अगर आप कहें कि अन्य उत्सर्जी अंग में लीवर आ जाता है, त्वचा आ जाता है, त्वचा से पसीने निकलते हैं, फेफड़ा आ जाता है, ये अन्य में है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी में। चलिए नंबर आते 38 में, किसके जरिए टेटनस का बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, माध्यम क्या है जिससे कि टेटनस का बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर इंटर करता है, तो वह मिट्टी। जब मिट्टी में जब टेटनस का बैक्टीरिया मिलता है और हमारा कोई अंग अगर कटा फटा रहता है, तो उसके माध्यम से वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। केवल ऐसे नहीं कि हम मिट्टी छू लिए तो हमको टेटनस का बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा, ये तब होगा जब कोई हमारा भाग जब कटा फटा रहेगा, और कटे फटे भाग में जब मिट्टी का संपर्क आएगा तो उसी रास्ते से वो टेटनस का बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा। इसलिए जब कट फट जाता है तो हम लोग ATS लेते हैं, एंटी टेटनस सीरम लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कहने का तात्पर्य वो मिट्टी के जरिए से या मिट्टी के माध्यम से। आइए 39 पॉइंट क्या कहता है कि सीधे संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट से होने वाले कौन कौन सी बीमारी है, मतलब अगर हम उस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमें बीमारी हो जाएगी। हमें ऐसा नहीं कि खांसने से, छींकने से, थूकने से, ये नहीं, डायरेक्ट व्यक्ति से जहां चिपकेंगे, जहां व्यक्ति से हाथ मिलाएंगे, जहां व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो वो रोग हो सकता है, इसी को डायरेक्ट कांटेक्ट कहते हैं। ऐसे रोग कौन होते हैं, चेचक, इसमें स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स दोनों है। चलिए, खसरा है ना, दाद, गोनोरी और सिफिलिस, ये ऐसे डिजीज हैं, और भी डिजीज हैं, लेकिन ये मुख्य डिजीज हैं जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। चलिए, इसमें हम एड्स भी जोड़ सकते हैं, और कई डिजीज हैं, ठीक है ना, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं 40 में, रेबीज का टीका है ना, रेबीज वैक्सीन की खोज किसने की थी, है ना, तो इसका जो खोज करता है उनका नाम है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने रेबीज वैक्सीन की खोज की थी।
रोग का कीटाणु सिद्धांत, जर्म थियोरी ऑफ डिजीज किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जर्म थियोरी ऑफ डिजीज के प्रतिपादक कौन है? तो रॉबर्ट कोच, ठीक है ना। रॉबर्ट कोच जो है इनको कहा जाता है प्रोपाउंडर ऑफ जर्म थियोरी। चलिए, किस कारण से मूत्र का रंग पीला होता है? ठीक है ना, तो एक वर्णक, एक पिगमेंट है और उसका नाम है यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण हमारा जो यूरिन होता है, ह्यूमन बॉडी का जो यूरिन होता है वो पीलापन लिए रहता है, ठीक है। तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। आइए 43 में आइएगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप किसने खोजा था? ठीक है ना, ब्लड ए बी ओ ए बी, ये खोजने का काम लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप के जो खोज करता है उनका नाम है लैंडस्टीनर है। चलिए, विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है? ऐसे हमें पता है, आपको भी पता है कि छिपकली विषैली नहीं होती है, ठीक है ना। छिपकली एक विषैली सरीसृप में नहीं आती है, लेकिन हीलोडर्मा एकमात्र छिपकली है दुनिया भर में जो कि जहरीली होती है और उसका नाम है हीलोडर्मा। चलिए, भूखा व्यक्ति शरीर के किस संचित पदार्थ का सबसे पहले प्रयोग करता है? यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से भूखा है तो शरीर में क्या चीज ऐसा स्टोरेज है जिसका वो सबसे पहले इस्तेमाल करता है? ठीक है ना, और उसका नाम है ग्लाइकोजेन, ठीक है ना। वो ग्लाइकोजेन का सबसे पहले प्रयोग करता है, तभी ना भूखे होने के बाद भी वो जीवित रहता है, चलता है, फिरता है, बोलता है, हालांकि वो भूखे हैं। तो उसमें जो संचित पदार्थ का जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम है ग्लाइकोजेन है। आइए 46 में आते हैं। किस बीमारी के इलाज में फास्फोरस 32 का प्रयोग होता है? और उस बीमारी का नाम है रक्त कैंसर, जिसको हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर के इलाज में फास्फोरस 32 का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ब्लड कैंसर के इलाज में फास्फोरस 32 का प्रयोग होता है। चलिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डीएनए को सिंथेसिस किसने किया था? नाम है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना का संबंध जो है ना वो डीएनए से है। चलिए 48 में देखते हैं, हमारे शरीर में पसेलुए की संख्या कितनी है? तो 24, अगर जोड़ा में कहा जाए तो 12, ठीक है ना, जोड़ा में कहा जाए तो 12। आइए 49 में आते हैं। करें, गाय एवं भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? अक्सर ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादा दूध उत्पादन के लिए लोग हार्मोन्स के माना निडल का इस्तेमाल करते हैं, सुई का इस्तेमाल करते हैं। और वो सुई किस हार्मोन युक्त होती है? तो वो होता है, हार्मोन का नाम है ऑक्सीटॉक्सिन, है ना। ऑक्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है ना, गाय और भैंसों में ज्यादा दूध लेने के लिए, ठीक है। चलिए, प्रोटीन के पाचन में 50, हमारा लास्ट बात देखते हैं इस वीडियो सेशन का लास्ट पॉइंट क्या है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो उसका आंसर है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है और ये एक एंजाइम है। तो बच्चों, आज का हमारे वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 50 वन लाइनर्स को देखे जो कि क्वेश्चन और आंसर रूप में है। ये काफी और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर ले। आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हमें और भी सुधार करने का मौका मिले। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।